तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका पढ़ेंगे दैट इज योर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी बेसिकली आपको मेनली क्या हमने डिस्कस करना है, उनके प्रिंसिपल्स। ठीक है। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी भी कैसी टेक्निक है, आपकी एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है। सो जब भी हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की, जैसे हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं जनरली कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है। अलग अलग टाइप के कॉलम्स होते हैं और हर एक क्रोमेटोग्राफी का अपना अपना प्रिंसिपल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली आपने करी होगी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन। ठीक है। जनरली तो हम क्या कहते हैं कि जैसे कलर आता है आपका, जैसे आपने मे बी अमीनो एसिड्स की सेपरेशन के लिए टीएलसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी की होगी। ठीक है। जैसे उसमें हम नीन हाइड्रीन देते हैं और अलग अलग कलर्स आते हैं आपके पास ना। तो बट वो तो चलो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फ्रैगमेंट्स, इसको पिगमेंट्स को सेपरेट करना। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्योंकि ये पिगमेंट्स भी आपको क्रोमेटोग्राम पे अलग अलग कलर्स देते हैं। ठीक है। बट मेन हमें जो पढ़नी है वो कॉलम। ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो आयन एक्सचेंज है, चाहे वो एफिनिटी है। ठीक है। जेल परमेशन, रिवर्स फेज, एचपीएलसी, जीएलसी। तो कई बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि दो तीन क्रोमेटोग्राफी के आपको रिजल्ट दिए होते हैं। ठीक है। और वो आपसे पूछते हैं कि बेसिकली क्या नेचर है। ठीक है। आपको पहले क्रोमेटोग्राफी का बस प्रिंसिपल पता होगा तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बेसिकली हमारे पास जैसे कॉलम होता है। ठीक है ना। जनरली हम क्या बनाते हैं, कॉलम्स। अब कॉलम्स में क्या होते हैं, दो टाइप के हम फेस की बात करते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टेशनरी फेज है, और जैसे आपने यहाँ पे सैंपल को लोड करा और ऊपर से फिर आप मोबाइल फेज डालते हो। ठीक है। सो अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज के अंदर अलग अलग नेचर हो सकता है। ठीक है। किसी केस में मतलब जनरली मोबाइल फेज जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, किसी केस में गैस भी हो सकता है। ठीक है। सॉलिड नहीं होता वो। स्टेशनरी फेज आपका जनरली सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है। अब आप देखते हो इसमें होता क्या है, जैसे आप मोबाइल फेज यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ बफर। ये क्या एक तरह से आपका एक बफर है। तो जैसे आप मोबाइल फेज को ऊपर से डाल रहे हो, तो जैसे अब यहाँ पर सैंपल के अंदर फॉर एग्जांपल उसने टू कंपोनेंट शो करे हैं। ठीक है। एक शो करा है उसने ब्लू में, एक शो करा है फॉर एग्जांपल रेड के अंदर, या जो भी आपका कलर है। अब हो क्या रहा है कि जिसकी इंटरेक्शन ज्यादा होती है कॉलम के साथ, वो कॉलम से बाद में निकलेगा। ठीक है। और जिसकी इंटरेक्शन वीक होती है वो पहले निकलता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये तो मोबाइल फेज आ रहा है स्टार्टिंग में तो। ठीक है। आपने आपका स्पिपिट होती है, आप उससे ऊपर से बफर डालते रहते हो। ठीक है। कॉलम अलग अलग है, कॉलम के अंदर मटेरियल भी अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अलग मटेरियल होता है। ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है। और बेसिकली आपका बेसिकली आपका जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होते हैं उसमें हम पोर साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं। तो ये जो कॉलम के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो भी हम अलग अलग क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। और आप देख रहे हो कि ये जो, अब देखो क्या है ना, ये जो बेसिकली आपका जो फ्रैक्शंस आते हैं इसकी ना हम रीडिंग लेते हैं। जैसे ये जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं इसको हम इसकी हम रीडिंग लेते हैं किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, और एक हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि जो प्रोटीन्स हैं वो 280 के ऊपर एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। कौन सी वेवलेंथ पे दिखाते हैं, 280 के ऊपर। अब पहले जब आप एब्जॉर्प्शन ले रहे हो, इन फ्रैक्शंस में एब्जॉर्प्शन आ ही नहीं रही क्योंकि इसमें प्रोटीन है ही नहीं। जैसे ही एब्जॉर्प्शन आ गई इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है। या आप एक एक दो दो एमएल के फ्रैक्शन लेते हो, तो सबसे पहले जैसे इसमें कौन से वाला आया, जैसे ये रेड वाला था, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन जो थी वो वीक थी कॉलम के साथ, स्टेशनरी फेज के साथ। और बाद में कौन से वाला आ गया, जो ब्लू वाला है। यहाँ तो चलो सिर्फ दो प्रोटीन शो कर रखे हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको ना मेनली सिर्फ प्रिंसिपल, यहाँ पर हम सेटअप की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कॉलम के अंदर जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं, जिस मटेरियल का, ये बाहर से तो चलो ग्लास का ही होता है, अंदर इसके अंदर जिसको हम लोड करते हैं वो मटेरियल हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की हम क्रोमेटोग्राफी देखेंगे अभी। ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपका, और इसमें बेसिकली चलो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जैसे ये शो कर रखा है आपका, जैसे ये देखो ये भी एक रेजिन है। ठीक है। और
ये हम पढ़ेंगे अभी एफिनिटी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रोटीन्स में, जैसे एफिनिटी टैग, जैसे कोई ना कोई आप टैग लगा दो तो वो प्रोटीन तो कॉलम में रह जाता है, ठीक है। जैसे इसमें जो प्रोटीन शो कर रखा है वो कॉलम के साथ रह गया, बाकी बाहर निकल गए। और जो जो हमारा टारगेट प्रोटीन था उसको हमने बाद में बेसिकली क्या कर लिया, प्यूरिफाई। ये चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टू टाइप ऑफ फेजिस की बात करते हैं। एक होता है स्टेशनरी, दूसरा होता है आपका मोबाइल। स्टेशनरी एंड मोबाइल। स्टेशनरी जनरली वो जो कॉलम के अंदर है, और मोबाइल जो फॉर एग्जांपल हम बेसिकली क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, जो लिक्विड है, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अलग अलग टाइप का प्रिंसिपल होता है। जैसे एक होता है एड्सॉर्प्शन, कि आपने जो भी टारगेट है फॉर एग्जांपल उसको एड्सॉर्ब कराना है, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड होता है, मोबाइल भी लिक्विड होता है। एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन में सॉरी, स्टेशनरी आपका सॉलिड होता है, मोबाइल आपका लिक्विड होता है। जनरली जो हम क्रोमेटोग्राफी अभी पढ़ेंगे ज्यादातर उसमें स्टेशनरी कैसा है आपका, सॉलिड है, मोबाइल कैसा है आपका, लिक्विड है। ऐसे एक होता है पार्टीशन, पार्टीशन इक्विलिब्रियम। पार्टीशन इक्विलिब्रियम, इसमें स्टेशनरी आपका लिक्विड होता है और मोबाइल आपका लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस, ठीक है। देन वी हैव आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम। आयन एक्सचेंज के अंदर स्टेशनरी आपका सॉलिड होता है, स्टेशनरी इज सॉलिड आयन एक्सचेंजर, सॉलिड आयन एक्सचेंजर। और जो आपका मोबाइल होता है दैट इज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट फेज, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट फेज, ठीक है। फिर एक जैसे होता है आपका बाइंडिंग इक्विलिब्रियम। बाइंडिंग में वही जैसे हम एफिनिटी की बात करते हैं, तो इसमें स्टेशनरी इमोबिलाइज्ड लिगेंड, स्टेशनरी इमोबिलाइज्ड लिगेंड। और मोबाइल आपका होता है लिक्विड फेज, मोबाइल इज योर लिक्विड फेज। ये तो जनरली जितने भी टाइप की क्रोमेटोग्राफीज है ना, इसके अंदर आपका जो मतलब स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और जनरली मोबाइल लिक्विड या गैस होता है, ठीक है। मतलब मोबाइल फेज कभी भी सॉलिड नहीं होगा, मोबाइल फेज कभी भी आपका सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज, क्योंकि अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज के अंदर अलग अलग स्टेशनरी फेज है, ठीक है ना। और जैसे पार्टीशन सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो ना आपके पास, मान लो कोई दो सब्सटेंस है, ठीक है। और
अगर आप उसको किसी मिक्सचर में डालो या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालो, ठीक है, जैसे ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो दैट इज सिंपली पार्टीशन। ठीक है, कि हमें दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको नेचर अलग अलग क्रोमेटोग्राफी का अलग अलग प्रिंसिपल है। किसी में आप साइज के बेस पे सेपरेट करोगे, किसी में आप चार्ज के बेस पे सेपरेट करोगे। ठीक है, और कईयों में तो हम ये देखते हैं कि आपका वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं है, या कम ज्यादा हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज कम है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज का अलग अलग प्रिंसिपल है। और इसमें जो हम बफर यूज करते हैं, ठीक है, जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन। ये जो करें ना एल्यूशन, अब ये डिपेंड करता है कि जो बफर आपने यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम बेसिकली मोबाइल फेज में जो इसे बोलते हैं हम एल्यूशन। अब इसमें क्या होता है ना, अगर तो जो बफर है जनरली दो टाइप का होता है। एक ही तो जो कॉम्पोजिशन है वो आप थ्रू आउट क्रोमेटोग्राफी सेम रखोगे। ठीक है, मतलब आपने एक पीएच और एक आयनिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर ली, एंड थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट यू विल यूज दैट बफर। बट एक होता है जिसके अंदर आपको अलग अलग पीएच और अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ के बफर यूज करने होते हैं। ठीक है, तो एक एल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोक्रेटिक। क्या बोलते हैं, आइसोक्रेटिक। और एक होता है आपका ग्रेडियंट, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। तो आइसोक्रेटिक वो होता है जिसके अंदर इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेज इज कांस्टेंट, इफ द composition of mobile phase is constant, मतलब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यू आर यूजिंग द सेम कॉम्पोजिशन। ठीक है, मतलब उसकी जो पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, बट जो ग्रेडियंट होता है, सो कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेज, कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेज may be gradually changed, composition of mobile phase may be gradually changed। ठीक है, तो आइसोक्रेटिक में जो आप पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या रखोगे, आप सेम रखोगे, लेकिन ग्रेडियंट में आप क्या करोगे, बेसिकली उसको चेंज करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी हम देखेंगे दैट इज योर आयन एक्सचेंज। ठीक है, कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपकी क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज योर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपने चार्ज के बेस पे सेपरेट करना है। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, तो इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है, ठीक है, दैट रिलाइज ऑन द, that relies on the attraction between, attraction between oppositely charged particles, oppositely charged particles, so relies on attraction between oppositely charged particles। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको बेसिकली दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है जो आपको मेन समझनी है। वन इज योर कैटायन एक्सचेंज, अनदर इज योर एनायन एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले आपको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, सो जो टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर है, तो इसमें हमारे पास एक होता है कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा होता है आपके पास एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। ठीक है, अब जो कैटायन एक्सचेंजर है
इसके ऊपर बेसिकली चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है ना। जो कैटायन एक्सचेंजर है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। पहले हम कैटायन एक्सचेंजर के बारे में देखते हैं, क्योंकि नाम क्या है, कैटायन एक्सचेंजर, मतलब एक कैटायन को एक्सचेंज करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। इट पोजेस नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स, इट पोजेस नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स and these will attract and these will attract positively charged, these will attract positively charged cations, these will attract positively charged cations। तो ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपके एसिडिक, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल, एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल्स। देखो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे इसमें भले इसमें जिसको आपने सेपरेट करना है उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस किया था, तो अगर आपके प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कब था, जब पीएच जो है वो पीआई से क्या है, कम है। यही कहा था ना, जब पीएच पीआई से कम होगी तो उस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसको सेपरेट करने के लिए कैटायन एक्सचेंजर है। अब लेकिन कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पहले वो क्या देगा, मेरे पास एक प्रोटीन है उसका पीआई ये है, ठीक है, और ये पीएच है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जज करना है उसके ऊपर चार्ज क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर पीएच पीआई से कम है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कैटायन एक्सचेंजर है। अब कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एसिडिक बोलते हैं। तो आयन एक्सचेंजर का जो मटेरियल है वो कैसा होगा आपका, मतलब नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एक्सचेंजर है, जैसे मान लो मैंने लिखा RSO3 नेगेटिव, और यहाँ पर एक जैसे काउंटर आयन होता है सोडियम, क्योंकि एक्सचेंज होगा ना, तो ये आपका एक्सचेंजर है, या जो भी रेजिन है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो ये एक्सचेंजर है, इसको हम एक्सचेंजर बोलेंगे। और ये क्या होगा आपका, काउंटर आयन, दिस इज योर काउंटर आयन। अब मान लो जो मॉलिक्यूल आपने एक्सचेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो है NH3 पॉजिटिव R प्राइम, ये मतलब मॉलिक्यूल है जिसको आपने एक्सचेंज करना है। तो क्या होगा, अब देखो ना, बाकी जो हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है वो तो कॉलम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर, जो आपका, जिसको आपने एक्सचेंज कराना है, मतलब जो आपको चाहिए जिसको आपने सेपरेट कराना है, वो एक्सचेंजर के साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RSO3 नेगेटिव, और उसके साथ क्या आगे लग गया, ये NH3 पॉजिटिव R प्राइम, और सोडियम आपका अलग हो गया, ठीक है। मेन कंसेप्ट यहां पर क्या है, कि जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए आपका, नेगेटिव। अगर आप कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करा रहे हो तो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों टेक्निक्स कैसे लिंक होती हैं। तो पहले आपको ये पता हो कि प्रोटीन पे चार्ज क्या है। अब वही ना, सेम प्रोटीन को अगर हम ज्यादा पीएच में रख देंगे तो उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और उसके लिए आपको आयन एक्सचेंजर कौन सा यूज करना पड़ेगा, एनायन, ठीक है। तो नाम से याद रखना, कैटायन एक्सचेंजर, जो कैटायन को एक्सचेंज करा रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एनायन एक्सचेंजर, ठीक है।
तो इस पे क्या होगा आपका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये हमने कैटायन एक्सचेंजर के बारे में लिखा। कैटायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, और बेसिकली वो पॉजिटिव को के साथ बाइंड करेगा। सेकंड, ऑन द अदर हैंड हमारे पास कौन सा एनायन, तो ये भी नाम से पता लग रहा है, इसके ऊपर क्या होगा, इट पोजेस पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, इट पोजेस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स। एंड दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस, ठीक है, दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल। इनको आप क्या बोल सकते हो, बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल्स। तो दीज आर बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, क्योंकि आपके एक्सचेंजर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिखा R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस ये वो R'CO नेगेटिव, मतलब इसको मैंने एक्सचेंज कराना है, ठीक है। तो अब जब रिएक्शन होगी तो ये मेरा एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, R4N पॉजिटिव CO नेगेटिव R' प्लस Cn नेगेटिव। तो ये आपका एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव। वही लगेगा, पेपर में भी तो यही लगता है, ये लगने लगाने के चक्कर में ही लग जाती है, हैं। क्वेश्चन आने, नंबर जो आने होते हैं वो नंबर भी कट जाते हैं। तो कैटायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस को, ठीक है। अब जैसे चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें चलो आप ना मटेरियल देखना, जैसे ये तो चलो मैंने आपको बताया ना कि अब पॉजिटिव नेगेटिव वाले, आप जैसे मैंने एक आपको ग्रुप बताया जिसके अंदर RSO3 नेगेटिव है, एक आपका जैसे R4N पॉजिटिव, ठीक है, ये जैसे क्वेटनरी अमोनियम सोल्ट हुआ ये, ठीक है। तो इसमें आप देखना, ये चलो मैं आपको बताऊंगा, बट मेन थिंग इज प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसे देखते हैं इसमें बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी है आपकी, आयन एक्सचेंज, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने आपको क्या कहा कि जो पीआई है वो आपको 4 प्रोटीन्स की दे रखी है। ए प्रोटीन की पीआई है 4, बी की है 5.5, सी की 7, डी की 9, ठीक है। टू प्यूरिफाई डी फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ दीज 4 प्रोटीन्स इन ए सिंगल स्टेप using ion exchange chromatography, what combination of buffer, pH and ion exchange resin would you select, ठीक है। अब इसमें चलो एक कंसेप्ट बफर का भी उसने दिया ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, वो भी आपको पहले याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है ना, जो आयन एक्सचेंज है, इसके अंदर बेसिकली आपको ग्रेडियंट एल्यूशन हम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो एनायन एक्सचेंजर होता है, जब आप एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करते हो, तो आपको जो पीएच है ना, उसको डिक्रीज करना होता है। पीएच को क्या करना होता है, डिक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस एंड योर आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस।
pH डिक्रीजेस, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। हाँ मतलब जब आपने, फॉर एग्जांपल जब आपने एल्यूशन करी स्टार्ट, तो पहले आपने जो पीएच लिया, फॉर एग्जांपल वो आपने 8 लिया या 9 लिया, जो भी है उसको आप स्टेप वाइज कम करोगे, ठीक है। लेकिन जो कटायन एक्सचेंजर है उसके अंदर आप पीएच को इंक्रीज करते हो और आयनिक स्ट्रेंथ को क्या करते हो, पीएच इंक्रीजेस एंड आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, pH increases, ionic strength decreases। देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे अब जो एनायन एक्सचेंजर है, एनायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव। एनायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो प्रोटीन इसमें कॉलम के साथ लगा हुआ है उस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। उस पे क्या आपका, नेगेटिव। और इधर कटायन एक्सचेंजर जो है, मतलब इसमें एक्सचेंजर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो आपका प्रोटीन या जो भी है उसके ऊपर क्या चार्ज है, एनायन में बात होती है। एनायन एक्सचेंजर पे पॉजिटिव था, प्रोटीन पे नेगेटिव है। कैटायन एक्सचेंजर में क्या चार्ज था, नेगेटिव, और जो प्रोटीन है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव है। अब पीएच डिक्रीज या इंक्रीज करने का क्या मतलब है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव स्ट्रेंथ है वो चेंज इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव स्ट्रेंथ। बताओ क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्या, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पीएच को डिक्रीज कर रहे हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। मतलब डिक्रीज करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 पीएच से स्टार्ट करा, अब वो जो भी है चलो, मतलब रेंज हो सकती है, बट जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 4, मतलब हम पीएच डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या कहा है कि पीएच नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब पीएच जो है वो पीआई से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल उसकी जो आ, उसकी जो पीआई है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, उसकी पीआई फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, उसकी पीआई कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पीआई 5 पे उसके ऊपर चार्ज 0 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो दूसरे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, क्योंकि और भी प्रोटीन्स हैं ना मिक्सचर के अंदर, क्योंकि हम चार्ज के बेस पे कर रहे हैं, तो बेसिकली अब उनका जो पीआई वैल्यू है, ठीक है, कुछ की चलो क्योंकि उनकी चलो हमें नहीं पता क्या है, बट हमें ये पता है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज 0 कब होगा, जब पीएच कम होगी, जब कम पीएच के ऊपर, तो इसलिए हमें पीएच को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आना है। अब जब ये वाला केस क्या था, जब पीएच जो है वो पीआई से क्या है, कम है, इसका क्या मतलब है कि पीएच को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आप पीआई के को अचीव करोगे। तो इसमें ये करना पड़ता है, अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो भी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके चार्ज, वो जब कॉलम के साथ लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। आपको उस चार्ज, जैसे ही वो चार्ज खत्म हो जाएगा वो कॉलम से बाहर निकल आएगा, बट उसको हमने बाद में बाहर निकालना है। बाकी जो प्रोटीन्स है ना उनको आप बाहर निकाल दो, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या है, हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे नेगेटिव है, तो वही कॉलम में रहेगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव है या जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो पहले बाहर निकाल दो, और बाद में इसको हम लोअर पीएच पे जाके एल्यूट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो पीएच है वो पीआई से क्या है, ज्यादा है, तभी नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें आपको पीएच को डिक्रीज करना होता है, क्योंकि पहले तो हम उसे कॉलम में ही चाहते हैं ना। अब आप पीएच 10 वाला दो, उसके ऊपर नेगेटिव ही रहेगा, वो कॉलम में ही रहेगा। 9 दो, 8 दो, 7 दो, 6 दो, तो जब तक पीएच ज्यादा है, अगर आप ज्यादा बफर, जो बफर आप ज्यादा पीएच वाला यूज कर रहे हो,
क्योंकि 5 से तो बाकी सारी वैल्यू ज्यादा ही है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव ही रहेगा। अब वो कितना नेगेटिव होता है अलग बात होता है। जैसे अब आप कह रहे हो कि आप वही उसी प्रोटीन को 6 पे रख रहे हो, उसी को 8 पे रख रहे हो, उस पे 9 पे रख रहे हो, तो यहाँ पर ये नहीं मैटर कर रहा है कि कितना ज्यादा है, हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पीएच को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आप उसको कॉलम से एल्यूट कराना है तो। ठीक है, इधर आपको पीएच को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ठीक है, पहले आप 4 पीएच से स्टार्ट करो, फिर मतलब फिर 5 6, वो तो बीच में भी बन सकता है, 4.1 4.5 कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि अनायन एक्सचेंजर के अंदर हम पीएच को डिक्रीज करते हैं, कैटायन के अंदर हम पीएच को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें उसने पीएच बफर वाला कंसेप्ट भी आपका लगाया था। अब भैया ना, इसमें उल्टा नहीं होना चाहिए, एनायन के अंदर पीएच, मतलब यू हैव टू गो फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो उसने मुझे क्या क्वेश्चन दिया, कहता है ये 4 प्रोटीन है, इसके मुझे पीआई गिवन है 4 5.5 7 9, यही दिया है ना। अगर सिर्फ आपने डी को प्यूरिफाई करना है इन चारों में से एक ही स्टेप के अंदर यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, वो पूछ रहा है कौन सा पीएच और कौन सा आयन एक्सचेंज रेजिन आप सेलेक्ट करोगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 4 प्रोटीन्स हैं, ए बी सी डी। ए का पीआई है 4, बी का 5.5, सी का 7, डी का 9। सिर्फ मुझे डी को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, अब चलो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहले में दिया उसने पीएच 11। ठीक है, अब जो पीएच 11 है, ठीक है, अगर हम डी देखें तो डी का पीआई क्या है, 9 है। ठीक है, मतलब ये तो सारों का ही जो पीआई है वो पीएच से क्या है, कम है। ठीक है ना, मतलब पीएच ज्यादा है। अगर पीएच ज्यादा है पीआई से तो क्या चार्ज होगा, भले इन चारों पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पीएच ज्यादा है ना 11 वाली, तो चारों पे ही नेगेटिव है। और नेगेटिव के लिए वैसे हम कौन सा एक्सचेंजर करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर जो रेजिन है उस पे क्या चार्ज होगा, उस पे तो नेगेटिव होता है ना। तो इन चारों पे भी क्या है, फिर ये नहीं होना चाहिए। अगर पीएच 11 आप लेके चल रहे हो, वो तो सभी के पीआई से ज्यादा है, तो पीएच होता है पीआई से ज्यादा तो नेगेटिव है। मतलब अगर आप डी को भी देखो तो डी पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव के लिए आप कैटायन एक्सचेंजर तो नहीं यूज करोगे, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज पे खुद ही नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट तो नहीं है। अगर मैं पीएच 2 लेता हूं तो वो सारी की सारी जो जो पीएच है वो चारों के पीआई से कम है, तो चारों पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव के लिए अनायन एक्सचेंजर, वो तो अनायन एक्सचेंजर भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं पीएच 6 लेता हूं तो पीएच 6 में क्या होगा, ये दो जो ऊपर वाले दो हैं, इनका इनके इनके लिए तो पीएच ज्यादा है पीआई से, तो इन पे नेगेटिव है। इन दोनों के लिए पीएच जो है वो आपने 6 लिया है, तो पीएच इज लेस देन पीआई, तो इन दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो अब ये दोनों फिर इकट्ठे ही आएंगे, तो ये भी सही नहीं है। अब आता है पीएच 8। अगर मैं पीएच 8 लेता हूं तो इन तीनों पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि इनकी पीआई जो है वो पीएच से कम है, और यू कैन से कि पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, तो इन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। अब बचा ये, इस पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि जो पीआई है वो कैसी है आपकी, मतलब पीएच इज लेस देन पीआई, तो इन तीनों पे तो नेगेटिव है। पीएच 8 के ऊपर इस पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए कौन सी करेंगे हम, कैटायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज पे क्या चार्ज होता है, तो क्या आंसर आएगा, आया मजा है। देखो क्या ना आपको वो, देखो क्या ना आपको जब 4 में से एक चाहिए, 3 का चार्ज अलग कर दो, एक का अलग कर दो। अगर तो आप देखो ना, अगर तो पहले वाले केस में उसने जो पीएच ली वो उसका चारों के पीआई से ज्यादा था, मतलब चारों के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव।
क्योंकि पीएच जो है वो चारों के पीआई से ज्यादा है। दूसरे के अंदर आपने चारों के पीआई से कम ले ली, तो पीएच क्या आपकी पीआई से कम है, तो उस पे सबके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। एक आपने ली बीच में दोनों के, कि दो पे, जब दो में पीएच पीआई से ज्यादा है तो दो पे नेगेटिव है, दो पे पॉजिटिव है। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि इसका चार्ज लगो बाकी तीनों से, वो पीएच 8 पे ही होगा, क्योंकि पीएच 8 पे इन तीनों का पीआई कम है, तो इन तीनों पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। इसके ऊपर होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी करेंगे, कैटायन। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन। अब ये होता है क्वेश्चन जो पूछना उसने आपसे, ठीक है ना। अभी चलो एल्यूशन वाला, अभी इसके अंदर इतना आया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें एल्यूशन वाला भी है, वो दूसरे क्वेश्चन में आया। बट आपको पहले ये बताओ पीएच पीआई का कंसेप्ट, उसके बाद कैटायन एनायन। तभी मैं आपको कह रहा था कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे तब हम यहाँ पे ले गए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि पीएच पीआई का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि चार्ज के बेस पे ही सेपरेशन होनी है, और कैटायन एंड आयन एक्सचेंज उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसका उल्टा कर दिया तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेनली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल, ऑल इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। पहले ये बताओ चार्ज क्या है, और फिर आपने, जैसे उसने अब आपको चार दे दिए, चार में से एक को आपने सेपरेट करना था। तो अब क्वेश्चन से ही पता लग रहा है ना कैसे उसे अप्रोच करना है। तो पहले तो आप पीएच ही देखते हैं वैसे, ठीक है ना, मतलब चारों में से एक को आपने अलग करना है, तो उसका मतलब उसका चार्ज अलग होना चाहिए। तो वी हैव टू यूज दैट पीएच जिसपे बाकी को चार्ज अलग हो, उसका चार्ज अलग हो। तो जब बाकियों का चार्ज ये लगा, वो कॉलम में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन तीनों पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि पीएच इज ग्रेटर देन पीआई। तो कैटायन एक्सचेंज पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव वाले तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे। और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ये कॉलम में ही रहेगा, और इसको हम एल्यूट बाद में करेंगे। ठीक है, और कैटायन एक्सचेंजर में मैंने आपको क्या बताया था, हम पीएच को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो बाद में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, और जिस पीएच के ऊपर उसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा, तब हम अपने जो इंटरेस्ट वाला प्रोटीन है उसको हम सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।